दोस्तों नमस्कार। संतोष जी, आज सुबह जो हम लोग बात कर रहे थे कि किस खबर पर आज हम लोग बात करेंगे, एक बड़ी गंभीर खबर आपने बताई थी, तो इस पर हम आप चर्चा करेंगे, ये आपने बात की थी। और जब से आपने ये खबर बताई, तो मेरे दिमाग में एक हिंदी फिल्म का गाना आने लगा। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। अब ये गाना क्यों आया मेरे दिमाग में? क्योंकि हमारे मोदी जी जब वो किसी से दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, तो इतना टूट के करते हैं कि कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं देखते। देश का हित भी अगर कुर्बान हो रहा है तो होता रहे। वो हमने देखा है कि माय फ्रेंड डोनाल्ड के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया, कितने कॉम्प्रोमाइज हो गए। और अब डोनाल्ड के बाद उनका दिल कहां आके अटक गया है? वो चाइना पर। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि खबर ये है, बहुत बड़ी खबर है कि चाइना की कई कंपनियों को भारत में बड़े बड़े निवेश के मौके दिए जा रहे हैं। और ये कब हो रहा है? ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब चाइना अरुणाचल में हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। और ये खबर सरकार को भी है, लेकिन सरकार इस तरफ नहीं देख रही, बल्कि चाइना को ये व्यापारिक फायदे दिए जा रहे हैं। आज ही चाइना में जो भारत के राजदूत है विक्रम दोरासोमई, उन्होंने वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा सुनिएगा संतोष जी, बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा कि भारत और चाइना के बीच व्यापारिक रिश्ते और बढ़ने चाहिए। बढ़े, जरूर बढ़े, हर कोई चाहता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं दर्शकों को बताना चाहती हूं कि जरूर चाइना और हमारे बीच व्यापारिक रिश्ते बढ़े। 115 बिलियन से ज्यादा का ये ट्रेड चाइना और हमारे बीच होता है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ट्रेड डेफिसिट कितना है? ट्रेड डेफिसिट 112 बिलियन है। यानी कि चाइना तो हमसे फायदा ले रहा है व्यापार करके, सब कुछ आयात हो रहा है, निर्यात हम नहीं कर पा रहे, हम फायदा नहीं ले पा रहे। लेकिन बावजूद कि डोकलाम में, बावजूद हमारे जो 20 सैनिक शहीद होते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि ना कोई आया, ना कोई 1 इंच जमीन गई। और इतना बड़ा व्यापारिक फायदा अब चाइना को पहुंचाने की तैयारी मोदी जी कर रहे हैं। आखिर बात क्या है? चाइना से इतना प्यार क्यों? चाइना हमारी जमीनें हड़प रहा है, चाइना हमारे सैनिकों की झड़पों में उनकी शहादत हो जा रही है। फिर भी हम चाइना के लिए इतनी नरमी दिखा रहे हैं, कंप्रोमाइज हो रहे हैं और इतने बड़े निवेश का मौका दिया जा रहा है। संतोष जी, यही मेरा आपसे सवाल है कि क्या बात है? एक ये तो पता है कि अमेरिका में शायद कोई एप्स्टीन फाइल है, शायद कोई परेशानी है। चाइना को जो हमारा एक तरीके से दुश्मनी है, सब कोई जानते हैं अरुणाचल में जो किया, और जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी इंटेलिजेंस की उन्होंने मदद मुहैया कराई थी, जिससे भारतीय सेनाओं को नुकसान हुआ था, उसके बावजूद आज भारत चाइना की 4 कंपनियों को इतना बड़ा निवेश देने जा रहा है। आखिर क्यों? देखिए निवेश अंशु जी, ये जो आखिर क्यों वाला जो सवाल है, ये बड़ा गजब सवाल है। और आपने फिल्म का जिक्र किया, आपने इकरार और चूंकि उसका जिक्र किया, तो थोड़ा सा दर्शकों के सामने बता दूं, मैंने थोड़ा सा इसको निकाला मैंने कि 1965 में ये फिल्म आई थी, जब जब फूल खिले। और नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, गायक मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर, और संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। गीत जो है आनंद बख्शी के थे, और शशि कपूर और नंदा ये एक्टर और एक्ट्रेस थे जिन पर ये गाना फिल्माया गया था। लेकिन ये प्यार, मोहब्बत, रोमांस की बात थी। अगर उसको लेकर मोदी जी आगे बढ़ते तो उसका मतलब हम ये मान लेते कि शायद भारत और चाइना के रिश्ते सुधर रहे हैं। मैं शायद का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि ये बात प्यार वाली नहीं है। इस बात के अंदर कोई तो ऐसा राज है जिसको हम लोग डिकोड नहीं कर पा रहे, जिसको मोदी जी बता नहीं पा रहे। अमेरिका वाला मामला, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सरेंडर कर चुके हैं 2 मामलों के कारण, क्योंकि उनके दोस्त अडानी के खिलाफ एफआईआर मामला चल रहा है, और दूसरा वो बार बार कहते हैं एप्स्टीन फाइल। अब क्या सच है क्या गलत है हम नहीं जानते। प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, इसलिए हम उस सवाल को थोड़ा सा अलग रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी के जो आरोप है, गंभीर आरोप है, उनका आज की डेट तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक बड़ा फैसला किया था। और क्या फैसला किया था अंशु जी? इन्होंने फैसला किया था, इसकी जो डेट आ रही है, कि ये फैसला इन्होंने 2020 में किया था, जब गलवान घाटी में झड़प हुई और हमने चाइना को सबक भी सिखाया। उसके बाद 2020 में इन्होंने फैसला किया।
इन्होंने क्या किया कि चीन की जितनी कंपनियां हैं, चीन को आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए, कि चीन की जितनी कंपनियां हैं उन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए, और भारत में जितनी चीन की कंपनियों को ठेका लेने की जो प्रक्रिया थी उसमें कह दिया गया कि भैया आपको पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको पॉलिटिकल और सिक्योरिटी मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगा दी इन्होंने चीन की कंपनियों पर। ये 2020 की बात है। 2020 और 2026 में क्या बदला? ये 2020 का वही वाकया है जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय लोगों ने जो लिखा है बाकायदा चिट्ठी अपने अधिकारी को, जिसमें वो कह रहे हैं कि उसी 2020 से चाइना ने उनके गांव में, उनके भारत के इलाकों में चाइना की सेना ने घुसपैठ शुरू कर दी और पिछले 6 सालों से जारी है। और उनके खेतों में, उनके इलाकों में जो है वो चाइना की आर्मी जो कि पीएलए होती है, उन्होंने अपने बेस तक बना दिए, मिलिट्री कैंप तक बना दिए। तो ऐसे माहौल में आप चीन की कंपनियों को ये सहूलियत क्यों दे रहे हैं और क्या सहूलियत दी है और इस सहूलियत के क्या मतलब मायने हैं, ये दर्शकों को बताना जरूरी है। फिर हम ये भी बताएंगे कि साहब इतनी मजबूरी क्यों है, क्योंकि ये सवाल सीधे सीधे कहीं ना कहीं है कि आप डर रहे हैं, आप दब रहे हैं, आप झुक रहे हैं, क्योंकि 6 साल में चीन ने अपनी आदत नहीं बदली। अरुणाचल प्रदेश में वो घुसता हुआ चला जा रहा है, लेह लद्दाख पर उसकी नजर है, हमारे देश की सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहा है। हम पाकिस्तान को धमकी देते हैं कि हम एक बूंद हम पानी नहीं देंगे उसको, हालांकि अब तक हम रोक नहीं पाए, लेकिन चाइना धमकी देता है कि पाकिस्तान का पानी भारत ने रोका तो वो सबक सिखाएगा। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कि चाइना ने हथियारों से, तकनीक से, सूचना से, यहां तक कि जो अंतरिक्ष में जो उन्होंने सैटेलाइट लगा रखे हैं उसकी इंफॉर्मेशन तक उन्होंने पाकिस्तान को दी। यानी चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। फिर क्या मजबूरी है, और ये जानना, ये समझना कि क्या किया है हमारे प्रधानमंत्री ने और क्या किया है हमारी सरकार ने, इसको मैं एक खबर दर्शकों के सामने रखता हूं, फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि आखिर सरकार का ये जो फैसला है वो अपने आप में कितना एक अजीब सा फैसला है। इसको समझना, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ चीन की कंपनियों को छूट देने वाला मामला नहीं है। इन्होंने नियम, कायदे, कानून बदल दिए हैं चीन की कंपनियों को छूट देने के लिए। नवभारत टाइम्स की खबर स्क्रीन पर है अंशु जी, जिसमें सीधे सीधे कहा गया इंडिया पॉलिसी शिफ्ट, भारत की पॉलिसी में टर्न, कायदे से शब्द होना चाहिए था यू टर्न। 4 चीनी कंपनियों को सरकारी प्रोजेक्ट्स में दी बोली लगाने की मंजूरी। चीन की 4 कंपनियों को आपने भारत के सरकारी प्रोजेक्ट में, सेंसिटिव गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आपने मंजूरी दे दी है, बोली लगाने की मंजूरी दे दी है। यानी आपने इस देश को, अब मैं क्या कहूं, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा साफ साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एक बड़े खतरे में डाल दिया है चाइना के लिए, जो कायदे से दोस्त भी नहीं। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड तो उन्होंने कहा था, लेकिन माय डियर फ्रेंड जिनपिंग उन्होंने नहीं कहा था। वो इस देश की गोदी मीडिया का एक अलग वो है कि भैया पहले चीन से तकरार तो कहते थे ट्रंप और मोदी मिलकर अब ड्रैगन को सबक सिखाएंगे, फिर ट्रंप बिफर पड़े तो फिर कहते हैं कि भैया ये मोदी और जिनपिंग मिलकर अब ट्रंप को सबक सिखाएंगे। दिक्कत यह है कि डिप्लोमेसी जो होती है, जो विदेश नीति है, जो कूटनीति होती है, वो इस तरह से तय नहीं होती है जिस तरह से ये लोग तय करना चाहते हैं। और अब जो ये बड़ा फैसला है, ये भारत की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा खतरे का तलवार एक तरह से मोदी जी ने लटका दिया है। संतोष जी, सिर्फ इतना ही नहीं, कितने नियमों में बदलाव किया गया है चाइना को फायदा देने के लिए। देखिए, एक नियम ये बनाया गया है कि इस तरह के पावर प्रोजेक्ट्स में बिड करने के लिए जो नेबरिंग बॉर्डर कंट्रीज हैं, जो कि हमारी, जिनकी सरहद लगती है, वो ही बिड कर सकती हैं। अब देखिए, बाकी कोई देश तो ऐसा है नहीं जिसके पास इतना बड़ा कोई कुव्वत हो या इकोनॉमी हो या पावर सेक्टर में इतनी स्पेशलाइजेशन हो। ना तो भूटान आ सकता है, ना नेपाल आ सकता है, ना बांग्लादेश, ना चाइना, ना श्रीलंका, किसी के पास वो बात नहीं है तो केवल चाइना के पास। तो इसको, नियम को ऐसे बदला गया कि और कोई नहीं भाई, और आप कोई देश को आने नहीं देंगे। आपने कहा इस नियम के तहत जो केवल बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्रीज है उनमें से ही कोई आ सकता है। तो चाइना को लाने के लिए आपने स्पेशली ये नियम बनाया, और आपने ये जो बताया है कि बिड देने के लिए ये 4 कंपनियां हैं, उनको चुन लिया गया। तो कैसे नियमों में ढील देके चाइना को अब अंदर आने देने की पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। बात ये है कि हमारी इकोनॉमी जो अभी इस दशा में है कि शायद कोई रास्ता नहीं है, और कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कहा, पर देश में इन्वेस्टमेंट आ कौन रहा है, और कोई देश आ क्यों नहीं रहा, कोई कंपनीज आ क्यों नहीं रही। एक आंकड़ा है, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, 2025-26 में ही जो विदेशी निवेश है वो हमारे देश से बाहर चला गया है। FIIs ने 2.6 ट्रिलियन बाहर जा चुका है देश से निवेश। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2.67 ट्रिलियन। ये
FII देश से पैसा निकाल चुके हैं, तो आपके पास कोई पैसा आ नहीं रहा। और चाइना जो आपसे कर रहा है व्यापार, वो अपना सारा आयात कर रहा है, अपनी सारी चीजें आपको बेच रहा है, हम उसको कुछ दे नहीं पा रहे, आप उसे क्या देंगे? दवाइयां, यही छोटी मोटी चीजें। आप, चाइना ने तो आज हमारे घर घर में जगह, चाइनीज सामान ने जगह बना ली है, हम तो पूरा एक डंपिंग यार्ड बन गए हैं चाइना का। तो एक तरीके से यहाँ पे भी मुझे लग रहा है ये कॉम्प्रोमाइज है किसी तरह का, कि हम और किसी देश को मौका ना देकर चाइना को, वो भी पावर प्रोजेक्ट के अंदर आने दे रहे हैं, नियमों में इतना बड़ा बदलाव कर गए। तो दर्शकों को जरूर जानना चाहिए कि कैसे नीतियों को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, और वो भी देश की संप्रभुता को ताक पर रखकर। आप चाइना से ये तो नहीं पूछ रहे कि भाई तुम अरुणाचल में कैसे घुसे आ रहे हो, तुम कैसे ये सारी चीजें कर रहे हो, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर तुमने क्यों नहीं समस्याओं को सुलझाया है, पाकिस्तान को तुमने कैसे इनपुट की मदद की, ये सवाल कहीं नहीं उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई नस तो जरूर दबी है। क्या हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है? आज जो हम मोदी जी कह रहे थे कि हम भाई तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम तो छठे स्थान पर आ गए हैं। बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, हम तो अभी 3.5 पर हैं। एक और मैं थोड़ा समय लूंगी दर्शकों को बताने के लिए कि हम बात कर रहे हैं कि 2047 में हम बनेंगे, भाई बोलते हैं शायद अमित शाह जी की 15 ट्रिलियन इकोनॉमी। पता नहीं कैसे बनेंगे, अभी तो हम खुद ही 3.5 पर आ गए हैं और उम्मीद नहीं लग रही है। और चाइना जो लगातार इतनी तरक्की कर रहा है, जो कि ये कोविड जैसे समय में भी, और ये, और बताइए, ये जो इतनी बड़ी अभी जो ईरान की वजह से इतनी नाकेबंदी हुई, उसमें भी चाइना ने उसका ट्रेड प्रॉफिट बढ़ा है, उसने बेहतर किया है। और हम 2047 में तो पता नहीं 15 ट्रिलियन बनेंगे नहीं, लेकिन जो चाइना है वो 40 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, ये आंकड़े बताए गए हैं, और अमेरिका 125 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। तो हम अपने आप को कहां खड़ा हुआ पाते हैं? एक चीज और पूछ समझ लीजिए, जिन अब्दुल्ला को ये टाइट करने में लगे रहते हैं, बांग्लादेश भी हमारे जो है, अगर कहा जाए कि पर कैपिटा इनकम में हमसे आगे है। पर कैपिटा इनकम के आंकड़ों की अगर मैं बात करती हूं, तो उसमें भारत जो है 172वें स्थान पर है, $2813 के साथ, और बांग्लादेश 170 स्थान पर है, यानी हमसे 2 स्थान वो आगे है। जिस अब्दुल को ये दिन रात टाइट करते हैं ना, वो अब्दुल भी हमारे से पर कैपिटा इनकम में आगे है। और चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो 98th रैंक पर है, $14,874। तो आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे? तो क्या अमेरिका के बाद अब चाइना भी हमारे देश में एक तरीके से अपना व्यापारिक साम्राज्यवाद करना चाह रहा है? क्या यही हम देख रहे हैं संतोष जी, यही खतरा है आगे? देखिए, बिल्कुल आपने, ऐसा है कि सरकार की पूरी पोल खोल कर रख दी है अंशु जी। दर्शकों को इन आंकड़ों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। और एक सामान्य भाषा में बता देता हूं कि चाइना कैसे खतरा है हमारे लिए। 2012-13 बीजेपी का इकोसिस्टम हमें क्या बताता था कि चाइना का इतना सामान हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, हम बंद कर देंगे तो चाइना बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आ जाएगा, चाइना की गर्दन हमारे हाथ में फंसी है। बस मनमोहन सिंह नहीं कर पा रहे कुछ, ठीक है, देश की जनता ने भरोसा किया। 14 में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी साहब के रिश्ते गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी चाइना से बहुत अच्छे थे, क्योंकि अमेरिका ने वीजा देना बंद कर दिया था उनको। चाइना के साथ वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते थे। हमने सोचा कि चलिए, अब हमारा जो इलाका गया, ये कहते हैं नेहरू जी, हमने सोचा कि 62 के समय जो हमारा इलाका गया, शायद ये वापस ले लेंगे। जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो हिस्सा था, उसका भी एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है। हमें लगा कि वो भी आ जाएगा, पीओके का हिस्सा भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। वो घुस रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। फिर उसके बाद आप उनको आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं। ट्रेड डेफिसिट में दर्शकों को ऐसे समझा देता हूं, 100 रुपए का टोटल व्यापार होता है मोटे तौर पर। मान लीजिए 80 रुपए का सामान चाइना हमें बेचता है, हम सिर्फ 20 रुपए का बेचते हैं, तो हमें नुकसान 60 रुपए का नुकसान। और यही मोदी जी थे जो एक दिन कह रहे थे कि बताइए, हमारे लक्ष्मी गणेश जी की आंखें छोटी छोटी हो गई है, क्या भारत के लक्ष्मी गणेश जी की आंखें छोटी छोटी होती है? मतलब वो ये लोगों को कह रहे थे इनडायरेक्टली, खुलकर कहने की हिम्मत उस समय भी नहीं, इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो। एक ही बार कहा उन्होंने, शायद 1 या 2 बार। अब उसके बाद हर दिवाली पर लोग पूछते हैं कि साहब अब बता दीजिए कि इस बार हमें खरीदना है कि हमें बहिष्कार करना है। और जब हम ये देख रहे हैं कि चाइना अरुणाचल में घुस रहा है, जब हम देख रहे हैं कि चाइना बिल्कुल हमारे दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहा है और उसकी आदत पर, उसकी नीयत पर, उसकी नीति पर अब भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे समय प्रधानमंत्री मोदी का सरेंडर, और इसके लिए जो तर्क दिया जा रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। तर्क क्या दिया जा रहा है कि चूंकि जो संवेदनशील और हाईटेक पावर प्रोजेक्ट है
उसके लिए कुछ खास उपकरणों की कमी भारतीय बाजार में है, लिहाजा सरकार ने चीन की कंपनियों को ये छूट देने का फैसला किया है। तो सवाल यह है कि अगर कुछ उपकरणों की कमी है तो कहां गया आपका मेड इन इंडिया और कहां गया आपका मेक इन इंडिया? कहां गया बिल्कुल। आपका ये सब? एक बड़ी बात और बता देता हूं, जो चीज बन भी रही है, जैसे मैंने अभी ओप्पो का रेनो 15C फोन खरीदा था, चूंकि मुझे लगा कैमरा अच्छा होगा। बाद में पता लगा कि भैया वो चाइना से वो सारा चीजें अलग अलग होके आती है, यहाँ नोएडा में सिर्फ असेंबल करते हैं और उसको बेच देते हैं। अब उसमें कूड़ा हो कबाड़ा हो चाहे जो वो बेच देते हैं। पता लगा उस कैमरे में, उस मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो तो ठीक है कि मैंने सोशल मीडिया पे डाला, हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने उसको मुहिम बनाया, तो बाद में उन्होंने उसको वापस ले लिया, जो मेरा पैसा था मुझे वापस दे दिया। लेकिन ये तो है कि चलिए मैंने लड़ ली लड़ाई, लेकिन इस देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ता कैसे लड़ पाएंगे अपनी लड़ाई? क्योंकि चाइना अपना घटिया, आपने डंपिंग यार्ड शब्द का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, अपना घटिया सामान हमें बेच रहा है और हम उसको ले रहे हैं। आप कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी देश की सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है। मान लिया मैंने, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका तो चलिए ठीक है, हो सकता है कुछ बड़ी बात हो, चाइना के पास ऐसा क्या है कि मोदी साहब चाइना के आगे बिछे जा रहे हैं, चाइना के आगे एक तरह से दबे जा रहे हैं। उसकी सेना हमारे इलाके में घुसती है, आप तुरंत क्लीन चिट दे देते हो। जब उसकी सेना टैंकों के साथ घुसती है, हमारा आर्मी चीफ कहता है कि हुजूर माई बाप आदेश दीजिए, राजनाथ सिंह को बार बार फोन करते हैं, मोदी कोई आदेश ही नहीं देते और बिल्कुल एंड टाइम पे कहते हैं कि ठीक है जो उचित समझो वो करो। ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है। मैं फिर बता दूं, भारत की लोकतंत्र या भारत की सेना की खूबसूरती यही है कि भारत की सेना पाकिस्तान की तरह नहीं है। भारत का आर्मी चीफ जो है वो पॉलिटिकल ऑर्डर का वेट करता है, इसीलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि सेनाध्यक्ष जब चाहे वो लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंद के वहां पे तानाशाही लागू कर देते हैं। लेकिन क्या करे आर्मी चीफ जब प्रधानमंत्री यानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फैसला ही ना ले पाए, फैसला लेने की हिम्मत ना दिखा पाए। और अब जब आपने फैसला लिया, ये कहा जा रहा है कि बिजली मंत्रालय ने लिखा वित्त मंत्रालय को और फिर वित्त मंत्रालय ने इस पर छूट दे दी। और अगर छूट दी ही आप ऐलान करते हो उसको, आपको बताना चाहिए था देश की जनता को सामने आकर कि ये छूट क्यों दी। वित्त मंत्री तो पता नहीं क्या करती है, समझ में नहीं आता, उन्होंने बाहर आके कोई बयान नहीं दिया। बिजली मंत्री ऑफिशियली बताइए ना देश की जनता को, क्यों ये चीजें छन छन कर खबरें बाहर निकल कर आती है? आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती कि आप खुलकर देश की जनता के सामने सारे तथ्यों को रख सके? क्यों आप हमेशा सच को छुपाने में लगे रहते हैं? क्योंकि जब आप सच को छुपाते हैं तभी जाकर आपकी नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। और इसलिए चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, इन सबकी नीयत पर एक तरह से सवाल उठ रहे हैं। और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पीएम ने सरेंडर कर दिया, लेकिन मोदी इतना दबे हुए क्यों है चाइना से, ये सवाल तो कम से कम उठता है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मजबूरी ऐसी हो गई है, मजबूरी ऐसी हो गई है कि हमें चाइना के दबाव में आना पड़ रहा है। उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है और हमारे पास वो संसाधन नहीं है, या फिर हमारे पास हमने अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी इन चीजों को इतना विकसित ही नहीं किया। हमने मेक इन इंडिया की बात तो की, लेकिन वो बस हवाई ही रह गई। हमने इनोवेशन को कोई बढ़ावा नहीं दिया। हम अपनी यूनिवर्सिटीज में गाय गोबर और पता नहीं क्या ये सब चीजों को ज्यादा ध्यान देने पर लगे हुए हैं और एक रीजनिंग की, एक इनोवेशन की कैपेसिटी नहीं हमने बिल्ड की। एआई के क्षेत्र में देख लीजिए आज भारत कितना पिछड़ा हुआ है और कुछ साल में पता चल जाएगा कि हम कहां पर खड़े हैं, कहीं नहीं खड़े हैं। हम क्या अब बताइए हम क्या निर्यात करेंगे चाइना को? चिप है हमारे पास, सेमीकंडक्टर हमारे पास है, ऐसी कौन सी चीज है जो हम चाइना को दे सकेंगे? तो ये बात सोचने की है कि हमने जब मैन्युफैक्चरिंग में कुछ किया ही नहीं, ये अडानी अंबानी जो भी हैं, इनके जिनको सब कुछ सौंप दिया गया देश का, वो क्या करते हैं? कुछ मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं किया, केवल टोपी ट्रांसफर होता है, इधर का उधर, उधर का इधर। यहाँ का कंपनीज को अपने में टेक ओवर कर लिया, उसको यहाँ से मिला लिया, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर दी, कुछ धंधा वहां से ले लिया, कुछ धंधा यहाँ से ले लिया। हम मैन्युफैक्चर कुछ नहीं कर रहे, आपने ठीक कहा, हम सिर्फ असेंबलिंग करते हैं, सिर्फ असेंबलिंग करते हैं। तो चाइना हमसे क्या लेगा? क्या वो ले सकता है? कुछ ही थोड़ा बहुत सामान। तो हम ये जाने कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग में इतने नीचे हैं, हम जब कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा इनोवेशन का लेवल यहां पर पहुंच गया है, तो आखिर हम दुनिया को ऑफर क्या कर रहे हैं? भारत के पास आज दुनिया को ऑफर करने की उस तरह की चीज नहीं, जबकि एक समय था 10 साल 20 साल पहले ही हम अगर कहा जाए कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में
इतने हमारे प्रोफेशनल थे और हम इतने कामयाब थे कि हमको बाहर बुलाया जाता था और हमारी मांग थी। अब हमारी मांग खत्म हो चुकी है। तो यही वजह है कि आप चाइना के आप दबाव के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको उसने पूरे ही व्यापार आपसे ऑलरेडी ले रखा है और आप बाकी देशों से उस तरह का सामान नहीं ले पाएंगे जो थोड़ा सस्ता चाइना देता है। और इस तरह हम चाइना को पूरे अपने मार्केट में कब्जा करने की एक खुली छूट दे रहे हैं। तो जरूर ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज है, कहीं ना कहीं भीतर से हम कुछ ऐसे दबाव महसूस करते हैं जो हमें इतनी छूट देनी पड़ रही है। ये पड़ताल भी हमें जरूर करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में कि वो कारण आखिर क्या है। क्या है वो कारण? क्या ये कारण वो है जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वो चाइना के दौरों पर गए थे? आखिर इसके पीछे के राज क्या हैं? और हम क्यों नहीं बाकी देशों से उस तरह के व्यापारिक रिश्ते कर पा रहे हैं, जबकि हमने इतना कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किए बहुत सारे देशों के साथ, फायदा तो हमें कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। क्या वजह है? केवल आंकड़ों की बाजीगरी की जाती है संतोष जी, और जमीनी हकीकत कुछ और है। पर खास तौर पर चाइना के साथ हम इतना दबाव क्यों महसूस कर रहे हैं, इसकी गहरी पड़ताल जरूरी है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंशु जी सिर्फ चाइना की बात ही नहीं है। स्क्रीन पर एक खबर जी दिखा रहा हूँ, ये भूटान से जी खबर आई है। और ये भूटान से जी जो खबर आई है वो कितनी डराने वाली और चौंकाने वाली खबर है। हमारे देश के लोगों को तो आप मुहिम चला के ये कह रहे हो कि नहीं, लोग झूठ बोल रहे हैं। नितिन गडकरी हो, सरकार हो, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, लेकिन ये भूटान से खबर आई है। भूटान ने भारत का E20 पेट्रोल बेचने का प्रस्ताव जो है, भेजने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अंशु जी, प्रभा साक्षी की खबर है। हमारे देश में आप जबरदस्ती ठूसे जा रहे हो, जबरदस्ती E20 पेट्रोल जो है वो खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हो। लेकिन भूटान ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक भारत के बाजार में शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध है तब तक वो केवल उसी की आपूर्ति की जाए। भूटान ने साफ साफ कह दिया हमें E20 पेट्रोल मंजूर नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा झटका भारत के लिए है, ये इतना बड़ा झटका भारत की नीति के लिए है। और भारत की पूरी नीति को एक तरफ से भूटान ने एक्सपोज करके रख दिया है। आप अपने लोगों को बेवकूफ बनाइए, उनको कहिए कि भैया खरीदना तो तुम्हें यही पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। बाकी दूसरा स्पीड वाला, प्रीमियम वाला खरीदे, वो कहीं ज्यादा महंगा है। अगर आपको बेचना ही था तो आप कहते भैया ये रहा नॉर्मल पेट्रोल, ये रहा E20 वाला, ये ऑप्शन रहा रखते हैं। E50 वाला, ये रहा E90 वाला, या पूरा 100 वाला कर दो आप, और लोगों को कहो कि जो भरवाना है वो भरवाए। आपने उनको E20 के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जहां तक पर्यावरण की बात है ना, मोदी जी बड़े बड़े दावे कर दे, हजारों सैकड़ों पेड़ कटवा देते, एक पेड़ माँ के नाम पे लगा के वो कहते हैं कि मैं पर्यावरण की रक्षा कर रहा हूँ, और सेसिल से अवार्ड भी लेके आ गए हैं। यहाँ भूटान से ज्यादा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत कम ही देश हैं दुनिया में। उन्होंने अपने देश में पर्यावरण को संरक्षित करके रखा हुआ है। भूटान ने इसके लिए मना कर दिया। अब जरा एक एक करके गौर कीजिए। पाकिस्तान के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे कि पाकिस्तान के साथ हमें करना क्या चाहिए। म्यांमार को देख लीजिए, श्रीलंका, श्रीलंका के साथ इतने मजबूत संबंध हमारे होने चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ ये डूबे हुए हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेश के फ्रंट पे गलती है, मैं ये मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन मोदी के फ्रंट पे भी बहुत सारी गलती है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को दो टूक बात नहीं कर पाते हो। भूटान के साथ भी आप खेल करना चाह रहे थे, भूटान ने कहा नहीं चाहिए हमें E20। नेपाल के साथ आपके संबंध वैसे ही अच्छे नहीं है, तो फिर पड़ोसी देशों में संबंध अच्छे है कहाँ? महाशक्ति की बात कर लेते हैं। ट्रंप जिस तरह से हमारी ऐसी तैसी किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें फिर बचा क्या है? फिर चाइना भी दूसरी महाशक्ति। रूस आपको भरोसेमंद मानता था, आपने रूस को अकेला छोड़ दिया। ईरान ने आपको बाकायदा न्योता दिया कि आइए, प्रधानमंत्री खुद नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त जो है वो ट्रंप नाराज हो जाएंगे। ये तमाम चीजें बताती है कि विदेश नीति के मोर्चे पर मैं एस जयशंकर को दोष नहीं देना चाहूँ। दोस्त तो, जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की बनती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ऐसे समय में बेशर्मी से, अभी मोहन भागवत का मैं कहीं बयान देख रहा था, वो कहते 5 महाद्वीपों के लोग आरएसएस से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। क्या चंपत राय पैदा करने के लिए, अनिल मिश्रा पैदा करने के लिए, गोपाल राव पैदा करने के लिए? और राम मंदिर के बाद तो अब बद्रीनाथ में भी सवाल उठ गए हैं। तो क्या ऐसे स्वयंसेवक पैदा करने के लिए 5 महाद्वीपों के देश के लोग उनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि अयोध्या में चढ़ावा आना कम हो गया है तो उसका ऑप्शनल या विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कम से कम विदेश से ही आ जाए?
अब तो कोई रोकेगा नहीं, मोदी जी की सरकार अपनी है, जितने परमिशन चाहिए होंगे वो सारे परमिशन इनको मिल जाएंगे। संघ को नहीं मिलेंगे क्योंकि संघ रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन संघ ने जो अलग अलग संस्थाएं बना रखी है एनजीओ टाइप की, उनके नाम से परमिशन ले लेंगे। ये बेशर्मी की हद है। अपने देश में कायदे से एक दो मंदिर आप चला नहीं पा रहे हो और आप बड़े बड़े दावे कर रहे हो। मोदी जी भी इसी तरह से बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन चाइना को लेकर उनका यू टर्न और भूटान से जो ये खबर आई है उसने बता दिया है कि अब मोदी जी से ना हो पाएगा, बाकी देश की जनता अब जो फैसला करना चाहे। जी, बिल्कुल। और अंत में ये कहना चाहूँगी कि आज तो एक बहुत मतलब क्या कहूँ, मतलब फ़नी न्यूज़ तो नहीं, हम लोगों के लिए तो शर्मसार करने वाली न्यूज़ है। विदेशी अखबार द गार्डियन में एक खबर छपी है जिसमें मोदी जी को सेशल्स में अवार्ड लेते हुए दिखाया जा रहा है। वो अवार्ड जिसमें कि नाम भी और स्पेलिंग भी सब कुछ गलत लिखी थी और उसमें ये कैप्शन दिया है कि मोदी जी तो अवार्ड लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मतलब विदेशी मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। द गार्डियन की एक खबर आप लोग भी देख सकते हैं कि क्या विदेशी मीडिया हमारे बारे में सोचता है, क्या छवि अब हम लोगों ने बना ली है। और वाकई ये विश्व गुरु बनना हम चाहते हैं, लेकिन विश्व गुरु हम किस तरह से बन रहे हैं ये तो लोग देख ही रहे हैं। और सही कहा आपने कि जो हम अपने आसपास के जो देश है, जब ये एक सार्क कंट्री के रूप में हम एक बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, नेपाल, भूटान, ये सभी देश, बांग्लादेश, श्रीलंका हमें एक बड़े भाई की हैसियत से देखते थे। आज वो सभी हमको छोड़कर चाइना के साथ समझौते कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। बांग्लादेश ने अभी अमेरिका और चाइना के साथ हमसे व्यापारिक रिश्ते वहां पर तोड़कर उनके साथ कर लिया है। तो हम इनको तो संभाल नहीं पा रहे और बात कर रहे हैं विश्व गुरु की। गार्डियन में इस तरह के बड़े अखबारों में, मीडिया में हमारे मजाक छप रहे हैं। तो अब जनता को ये सोचना चाहिए कि ये जो आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई जाती है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बातें की जाती है, उसकी हकीकत क्या है? आप देख लीजिए कि आप कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी थाली में कितना खाना है और उसकी कीमत कहां पहुंच गई है। आप जब झोला लेकर बाजार जाते हैं तो कितना खर्च करके आते हैं और झोला कितना खाली आपका रहता है, ये आप सोचिए और तब सोचिए कि देश कहां जा रहा है, कितनी तरक्की कर रहा है, सच्चाई क्या है और आपको बताया क्या जा रहा है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। ये चर्चा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चाहते हैं आप कि ऐसी ही निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता हम आपके सामने लेकर आते रहें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। बिल्कुल अंशु जी, आपने जो आग्रह किया दर्शकों से, मैं दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताएं। बस लास्ट में एक कमेंट करना चाहूंगा कि चिट फंड कंपनी होती है ना, जो कहती है 2 साल में दोगुने, 4 साल में दोगुने, इस तरह से कुछ दिखाती है, सपना दिखाती है। मोदी जी 14 में आए तो 5 साल का सपना नहीं दिखाया, 2022 का दिखाते थे। जब 2022 आने लगा तो उनको लगा कि सारी योजनाएं तो फ्लॉप है, तो फिर वो 2025, 26, 27 दिखाने लगे। अब 24 आए तो 2047 दिखा रहे हैं। मतलब 5 साल का हिसाब मत मांगो। वो गोल जो है वो अब वो न मेड इन इंडिया की बात करते हैं, न मेक इन इंडिया की बात करते हैं, न वो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, न वो जो गांव को गोद लिया था उन्होंने उसकी बात करते हैं। वो जितनी योजनाएं वो लेकर आए हैं, अब दर्शक गौर करें, वो 2-3 साल, 4 साल में उसको भूल जाते हैं, उसको याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको वो अचीव नहीं कर पाए, उसको वो हासिल नहीं कर पाए। ये बताता है कि विजन लेस व्यक्ति है, काम कर नहीं सकते, परफॉर्म कर नहीं सकते। और ये पूरे के पूरे इनके समूह की दिक्कत है। वो हमें अयोध्या के राम मंदिर में भी दिख रहा है, केदारनाथ में भी दिख रहा है, विदेश नीति के मोर्चे पर भी दिख रहा है, अर्थव्यवस्था आर्थिक नीति के मोर्चे पर भी दिख रहा है, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के मोर्चे पर भी दिख रहा है। कोई भी मामला उठा लीजिए, हर जगह वो दिख रहा है। अपने दर्शकों से जरूर कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइए, आपको याद है कि मोदी जी ने जो 13 या 14 में कहा था वही वो 2026 में कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, भूल जाते हैं वो पुरानी बातें। फिर वो होता है ना जादूगर खेल दिखाने वाला, पुराना जादू गया अब नया जादू देखो, पुराने का जिक्र मत करो। ये उसी तरह का मोदी जी करते जा रहे हैं। तो दर्शकों से कहूंगा सोचिए, समझिए, कमेंट करिए और अगर चर्चा पसंद आ रही है तो 4-5 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए। चैनल से जुड़े ना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके, स्पेशल व्यूअर के तौर पर, तो आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए। वैसे भी बहुत कम आवाजें बची हुई हैं जो आपके सामने सच लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन आवाजों का जिंदा रहना इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो कब तक जिंदा रहेंगे ये आप लोग तय करेंगे। नमस्कार।